हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। इस टॉपिक में हम वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्री फॉल। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो फर्स्ट हमें एक पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। इन विच ऑफ द पिक्चर्स अबोव हैज वर्क बी डन। मीन्स हमको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो पिक्चर्स है इसमें से कौन से पिक्चर में वर्क डन हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन डू वी से दैट नो वर्क वाज डन। अभी साइंस की भाषा में हम कब कह सकते हैं कि वर्क नहीं हुआ। तो देखते हैं दोनों के आंसर क्या होंगे। जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज रेफर्ड टू एज वर्क। अभी सामान्य में हम क्या बोलते हैं कि जब कोई मानसिक और शारीरिक कार्य होता है तो हम उसे वर्क बोलते हैं। व्हेन वी वॉक और रन द एनर्जी इज आवर बॉडी इज यूज टू डू द नेसेसरी वर्क। जब हम कभी दौड़ते हैं या चलते हैं तो हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है उसका यूज होता है। वी सेड दैट अ गर्ल हु इज स्टडिंग इज वर्किंग अ परफॉर्मिंग वर्क। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में एक लड़की रिटर्न वर्क कर रही है तो उसका मेंटली वर्क है। In physics, we deal with a physical work. Work has a specific meaning in the physics. अभी फिजिक्स की भाषा में बोले तो जो वर्क होता है वो एक फिजिकल होता है और उसका एक फिजिक्स में मीनिंग है। तो इसका डेफिनेशन फर्स्ट देखते हैं हम। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी साइंस की भाषा में वर्क कब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क होता है, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। तो जैसा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि इन विच ऑफ द पिक्चर्स अबव वर्क हैज बी डन, अभी कौन से पिक्चर में वर्क हो रहा है। तो फर्स्ट जो पिक्चर है वो रिटर्न वर्क कर रही है जो उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट पिक्चर में लड़की टीवी देख रही है तो उसमें भी वो एक ही जगह बैठी हुई तो उसमें वर्क नहीं होगा। और लास्ट पिक्चर में एक आदमी बोरी उठा के लेके जा रहा है तो वहाँ पे वो वर्क हो सकता है। तो साइंस की भाषा में वर्क कब होता है जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा। ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। We have already learned that work done by a force acting on an object is the product of the magnitude of the force and the displacement of the object in the direction of the force. Thus, work is equal to force into displacement. ये वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो पार्ट है ये हमारे सिलेबस से कट हुआ है तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम चलेंगे यूनिट ऑफ वर्क पे। यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने देखा इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अभी एसआई सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो मीटर है जिसे हम एम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दस द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, नहीं, द यूनिट ऑफ न्यूटन thus the unit of work is Newton meter, that is the called joule. 1 joule, अब यहाँ पे हम 1 joule का डेफिनेशन देखते हैं। if a force of 1 Newton displace an object through 1 meter in the direction of the force, thus the work done of the object is 1 joule. 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. Then 1, अभी जूल के लिए हम जे से डिनोट करते हैं तो 1 जे इज इक्वल टू 1 एन इंटू 1 मीटर। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। अभी सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, डाइन है। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। दस द यूनिट ऑफ वर्क डन इज डाइन सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड एज आर्ग, जिसे हम आर्ग भी बोलते हैं। 1 आर्ग, जैसे वहाँ पे हमने जूल बोला था तो यहाँ पे हम उसको आर्क बोलेंगे। इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट थ्रू 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, thus the amount of work done is 1 arc. तो 1 arc equal to 1 dyne into 1 सेंटीमीटर।
अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशन बिटवीन द जूल एंड द आर्क। अभी जूल एंड आर्क में क्या रिलेशन है अभी हम देखते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं भी क्वेश्चन। वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अभी हमें मालूम होना चाहिए कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, एंड 1 मीटर जो होता है वो 10⁵2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अभी 10⁵2 का मतलब होता है 100। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, जैसे हमने ऊपर देखा। तो 1 जूल इज इक्वल टू, अभी 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है और 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर होता है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 10⁻7 हो जाएगा। दोनों के जो पावर है 5 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। देन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्क, मीन्स 1 जूल जो होता है 10⁻7 आर्क के बराबर होता है। मीन्स 1 के आगे 7 जीरो हम जब लगाएंगे तो 1 जूल का इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क है। तो यहाँ पे जो थिंकिंग पावर जो दिया वो हमारा कट है, हमको सिर्फ नीचे का पोर्शन पढ़ना है। You will notice that in some of the above example, the direction of the force and the displacement are in the same direction. In some other cases, the direction are opposite to each other, while in some cases they are perpendicular to each other. In these cases, the work done by the force is as follows. अभी यहाँ पे हमने 3 चीजें पढ़ी है, देखते हैं क्या है। First one is the when the force and the displacement are in the same direction, theta is equal to 0 degree. The work done by the force is positive. मीन्स अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जाता है, तो उसे हम पॉजिटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई कार है, हम उसे पीछे से धक्का मार रहे हैं। जब धक्का मार रहे हैं तो आगे की तरफ धक्का मार, तो गाड़ी भी आगे की तरफ जा रही है, तो हमारा पॉजिटिव फोर्स होगा। सेकेंड वन है when the force and the displacement are in opposite direction, theta is equal to 180, the work done by the force is negative. अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ना होकर अपोजिट होगा, उल्टा पीछे आएगा। जैसे कि किसी गाड़ी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो गाड़ी आगे ना जाके वापस पीछे ही आ रही है रिटर्न, तो हमारा वो निगेटिव वर्क होगा। और थर्ड वन है when the applied force does not causes any displacement, or when the force and the displacement are perpendicular to each other, theta is equal to 90, the work done by the force is 0. अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, 0 फोर्स होगा। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो भी सिलेबस से कट है। अभी डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल दिए हुए दो, अभी हम वो भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। इस यहाँ पे हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमको 20 kg दिया है और उसको 10 मीटर हाइट तक हमको लेके जाना है, तो आपको कितना वर्क डन यूज होगा। तो जी का जो वैल्यू यहाँ पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको क्या क्या दिया है फर्स्ट हम वो लिखते हैं। तो m इज इक्वल टू 20 kg, s इज इक्वल टू 10 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो हमको यहाँ पे फोर्स ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो पहले हम यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू mg, ये फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे m का वैल्यू हमने 20 रखा है और g का वैल्यू हमने -9.8 रखा है। तो यहाँ पे जो निगेटिव साइन है, द निगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मीन्स यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर का वो अपोजिट डायरेक्शन हुआ है फोर्स के, इसलिए हमको उसको वहाँ पे निगेटिव रखना है। देन फोर्स इज इक्वल टू -196 न्यूटन। अब हम वर्क फाइंड आउट करेंगे, तो वर्क इक्वल टू एफ एस। तो एफ का वैल्यू -196 इंटू एस का वैल्यू हमारा 10 है, तो फाइनल आंसर आएगा W इज इक्वल टू -1960 जूल। तो सेम निगेटिव साइन जो हमारा है क्योंकि फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Praveen has applied a force of 100 Newton on an object at an angle of 60 degree to the horizontal. The object gets displaced in the horizontal direction and 400 joule work is done. What is the displacement of the object? Cos theta is equal to 1/2. तो ये भी सेम वर्क डन के ऊपर फॉर्मूला है।
तो यहाँ पे हमको एंगल दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमको 60 डिग्री दिया है, एफ का वैल्यू 100 न्यूटन दिया है, डब्ल्यू का वैल्यू 400 जूल दिया है, एस यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्टली इसके लिए फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। तो W का वैल्यू 400, F का वैल्यू 100 इंटू S का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इंटू कॉस थीटा हमारा 1/2 दिया है। अब 100 को हम 4 के पास भेजेंगे तो वो डिवीजन में जाएगा। तो 400 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, और यहाँ का 2 जब मल्टीप्लिकेशन है तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ फाइनली S का वैल्यू हमारा 8 मीटर। तो ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस थ्रू 8 मीटर, मीन्स वो ऑब्जेक्ट हमारा 8 मीटर तक डिस्प्लेस होगा। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी। वाई डज इट हैपन? इफ अ पॉट हैविंग अ प्लांट इज केप्ट इन द डार्क, द प्लांट longitudes. Second one, on increasing the volume of the music system of the TV beyond a limit, the vessels in the house start vibrating. Collecting sunlight on a paper with help of a convex lens burns the paper. अब यहाँ पे हमको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, हमको पूछा कि क्या होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि हम किसी प्लांट को अगर अंधेरे में रखते हैं तो पौधे क्या हो जाए, मुरझा जाते हैं। सेकंड एग्जांपल में बताया कि अगर हम म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम अगर हाई कर देते एकदम तो हमारे घर के जो बर्तन होते हैं वाइब्रेट होने लगते हैं। और थर्ड एग्जांपल बताया है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से पेपर पे सनलाइट को अगर करते तो पेपर क्या होता है, जलने लगता है। द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब यहाँ पे हमको एनर्जी का डेफिनेशन दिया है कि कोई भी अगर बॉडी है उसकी जो क्षमता होती है कार्य करने की, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। यहाँ पे यूनिट जो है वर्क एंड एनर्जी का दोनों का सेम है। द एसआई सिस्टम द जूल एंड द सीजीएस सिस्टम अर्क। You have learned that energy exists in various forms like mechanical, heat, light, sound, electromagnetic, chemical, nuclear and solar. अभी हमने बहुत सारे एनर्जियों के बारे में पढ़ा, जिसमें मैकेनिकल है, हीट है, लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, केमिकल है, न्यूक्लियर एंड सोलार है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी 2 फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। अभी इस टॉपिक में हम मैकेनिकल एनर्जी के 2 फॉर्म के बारे में पढ़ने हैं, नेमली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो हिंदी मीनिंग है वो है स्थिर ऊर्जा, और काइनेटिक जो हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। What will happen in the following cases? A fast cricket ball strikes the stumps. अभी आपने देखा होगा क्रिकेट बॉल जब किसी स्टंप को तेजी से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा। The striker hits a coin on the कैरम बोर्ड। अगर हम कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से अगर गोटियों को मारते हैं तो क्या होगा। One marble strike another in the game of marbles. अभी गोटियाँ खेलते समय हम अगर एक गोटी को दूसरे गोटी से मारेंगे तो क्या होगा। From the above example, we are understand that we are moving object strikes a stationary object, the stationary object moves. Means हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा है, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी मूव करने लगता है। मीन्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब रुका हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट हो। Thus the moving object has some energy, part of all which it share with the stationary energy. तो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसके पास जो भी एनर्जी होता है वो उसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को शेयर कर देता है, thereby setting in the motion. The energy which an object has because of its motion is called as a kinetic energy. यहाँ पे हमारा kinetic energy का definition है। The work done by a force to displace a stationary object through the distance is the kinetic energy gained by the object. Kinetic energy is equal to work done of the object. Means kinetic energy को Fs, ये हमारा kinetic energy का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अभी हम काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है उसको देखते हैं। सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स विद बिकॉज ऑफ इट्स अप्लाइड फोर्स, लेट u बी द इट्स इनर्शियल वेलोसिटी। हियर u इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इनर्शियल वेलोसिटी हमारा u है जो हमेशा 0 होता है। लेट द अप्लाइड फोर्स बी f, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स f है। दिस जनरेट्स ऑन एक्सेलरेशन इन अ ऑब्जेक्ट and after time t the velocity of the object become equal to v. after time t के बाद जो velocity होगा ऑब्जेक्ट का वो v हो जाएगा। the displacement during this time is s. the work done of the object equal to fs.
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने सीखा है कि F इज इक्वल टू ma होता है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। सिमिलरली यूजिंग न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, अब यहाँ पे हम न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हियर इनर्शियल वेलोसिटी इज 0 मीन्स u इज इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन में हम u के बदले 0 पुट करेंगे, जो हमारा यहाँ पे u है, तो S इज इक्वल टू होगा a 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, देन S इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 देंगे इसे। अभी यहाँ पे हमने जो पहले लिखा था W इज इक्वल टू fs, अभी इस फॉर्मूले में हम एफ एंड एस का वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है एम ए, वो यहाँ पे पुट करेंगे, और एस का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है हाफ at स्क्वायर, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए इंटू हाफ at स्क्वायर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम at दी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए एंड टी 2 बार आए हुए हैं, तो उनका इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, अभी न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे भी u का वैल्यू हमारा 0 होगा, तो v इज इक्वल टू ए टी होगा, तो v का वैल्यू हमारा 80 है। अब यहाँ पे हम v स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 80 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 देंगे। अब यहाँ पे हमने जो 80 स्क्वायर का वैल्यू निकाला था, यहाँ पर भी हमने 80 स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा 80 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हम 80 स्क्वायर के बदले v स्क्वायर पुट करेंगे, तो हमारा होगा w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने v स्क्वायर पुट कर दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन ऑब्जेक्ट इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू w। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, हेंस काइनेटिक एनर्जी टू हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो m का वैल्यू हमको यहाँ पे 250 ग्राम दिया है, इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.25 kg आता है, एंड v का वैल्यू हमारा 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू m का वैल्यू 0.25 इंटू v का वैल्यू 2 द होल स्क्वायर, तो फाइनली आंसर आया हमारा 0.5 जूल। नेक्स्ट हमारा जो नीचे है यूज योर ब्रेन पावर, इस सिलेबस से कट है। पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर भी ऊपर का जो पार्ट है वो सिलेबस से कट है, 3 एक्टिविटी जो है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट्स और पोजीशन इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमारा पोटेंशियल का डेफिनेशन है। डेफिनेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, टू कैरी एन ऑब्जेक्ट of mass m to the height h above the earth's surface, a force equal to mg has to be used against the direction of the gravitational force. The amount of work done we calculate as follows: work is equal to force into displacement, then w is equal to force का mg into h, so w is equal to mgh. The amount of potential energy stored in the object because of its displacement is equal to mgh, and displacement of object height h causes the energy equal to the mgh to be the stored in the object. तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है w इज इक्वल टू mgh, मीन्स पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक सम देखते हैं। 500 kg वाटर इज स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाइट बिल्डिंग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। h का वैल्यू यहाँ पे हमारा 10 मीटर दिया है, m का वैल्यू हमारा 500 kg है, एंड g का वैल्यू 9.8 है। पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh 10 इंटू 9.8 इंटू 500, 49,000 जूल यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।